अमित शाह शायद बहुत लोगों के लिए आज नाम ही काफी है। वर्तमान पॉलिटिकल स्फीयर के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ भारत के एक होम मिनिस्टर हैं, लेकिन आप सबको जान के हैरानी हो जाएगी कि अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्चुअली में क्या क्या किया है। वो एक ऐसे नेता हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट के पिच में ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो राजनीति के पिच में भी ऑपोजिशन के छक्के छुड़ा देते हैं। एक ऐसे नेता हैं वो जिन्हें हम आज के दिन मोदी जी को मोदी जी बनाने का किताब भी देते हैं। शायद इसीलिए पॉलिटिकल स्फीयर में अमित शाह जी को किंग मेकर बोला जाता है। आज हम इस वीडियो में अमित शाह जी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, कैसे उन्होंने अपनी यूनिक, इंटरेस्टिंग और बेहतरीन स्ट्रैटेजीज को लगाकर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा कर दिया है आज भारत में। तो चलिए देखते हैं कि वाई अमित शाह इज अ मॉडर्न डे चाणक्य एंड अ किंग मेकर। और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हमारा चैनल किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी या किसी भी आदमी को सपोर्ट नहीं करता है। इस वीडियो को आप एक केस स्टडी जैसा ले सकते हैं, और अगर आपको किसी की जिंदगी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो चलिए उस सीख को हम बस वहां से ले लेते हैं। शुरू करें। अक्टूबर 22, 1964 मुंबई के एक अस्पताल में एक गुजराती कारोबारी अनिल चंद्र शाह जी के यहाँ जन्म होता है अमित शाह जी का। उनका बचपन से लेकर 16 साल तक का जो जीवन रहता है वो अपने पिताजी के गांव मानसा में बीतता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बचपन से ही अमित शाह में एक लीडरशिप की क्वालिटी थी। आज के दिन भी जब मीडिया उनके दोस्तों से बात करती है तो उनके दोस्त बताते हैं कि बचपन से ही थोड़े से यूनिक थे अमित शाह जी। अपना पहला इलेक्शन 13 साल की उम्र में उन्होंने लड़ा था और वो 7वीं कक्षा में थे उस समय। मॉनिटर का चुनाव था ये, और अपनी कक्षा में इस चुनाव को उन्होंने जीता था। पूरे के पूरे 75% मतों से उन्हें विक्ट्री मिली थी और वो लीडर बन गए थे अपनी क्लास की। यहाँ से उनकी जीत की एक ऐसी जर्नी शुरू होती है जिसका अंत आज भी देखना बहुत मुश्किल है। उनका परिवार शुरू से ही बिजनेस में था, लेकिन अमित शाह जी को बचपन से ही बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका एक छोटा सा पाइप का बिजनेस हुआ करता था, उसे बंद करके वो आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं और यहीं से वो संघ के मेंबर बन जाते हैं और देश की सेवा में निकल पड़ते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी के डायनेमिक डुओ के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये बहुत पहले से एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी मुलाकात के पीछे भी आरएसएस ही है। शुरू से ही मोदी जी भी आरएसएस में हुआ करते थे और आगे जाके अमित शाह जी ने भी आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। एक मीटिंग में दोनों मिले थे और वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। ये दोस्ती गहरी तब हुई जब दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और ये समय था 1987 का। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने अपना पूरा सपोर्ट दे दिया था उस समय भारतीय जनता पार्टी को। तो हुआ ये था कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के बहुत सारे मेंबर्स जुड़ने लगे थे और उन्हीं मेंबर्स में से 2 थे अमित शाह जी और मोदी जी। यहाँ से उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। यहाँ जानने वाली बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी जी ही वो आदमी हैं जिन्होंने अमित शाह जी को पॉलिटिक्स में लाया है। जी हाँ, गुजरात के सीएम उस समय हुआ करते थे शंकर सिंह जी। एक ऐसे ही दिन नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को उनके पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे संघ का लड़का है और ये एबीवीपी का भी बहुत सारा काम करता है, बीजेपी में इसे कुछ काम दे दिया जाए अगर आपके नज़र में है तो। वहीं से अमित शाह जी का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होता है और वो एक बेहतरीन मोड़ लेने वाला था। बस फिर उसके बाद अमित शाह जी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। थोड़ा सा आगे चलते हैं समय में और बात करते हैं 1991 की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, और ये वही समय है जब राम मंदिर का मुद्दा ज्वार पकड़ रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी सबसे सामने खड़े थे भारतीय जनता पार्टी में राम मंदिर को लेकर, और अब बारी आती है चुनाव लड़ने की। जगह डिसाइड किया जाता है लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा और वो बोलते हैं मैं गांधीनगर से चुनाव लड़ूंगा गुजरात के। और वहीं पे पकड़ बहुत मजबूत होती है अमित शाह जी की। अमित शाह जी जाते हैं मोदी जी के पास और बोलते हैं कि जो इलेक्शन की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो कृपया करके मुझे दे दी जाए। यहाँ पे मेरी पकड़ मौजूद है, और वो कुछ ऐसा बोलते हैं मोदी जी को जो कि पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता है अमित शाह का शुरू से ही। वो बोलते हैं कि अगर मुझे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिल जाती है तो आडवाणी जी अगर यहाँ नहीं भी आके प्रचार करेंगे, यानी कि गांधीनगर में नहीं भी फिजिकली आके प्रचार करेंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। और इस पे एक स्टैंप लगाते हैं अमित शाह जी जब रिजल्ट में आप देखते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी एक बहुत ही बड़े मत से जीत जाते हैं।
और यहां से फिर अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट बन जाते हैं। अब बारी आती है गुजरात के इलेक्शंस की। अमित शाह जी फिर से वहां पे सामने आते हैं और मैनेजमेंट संभाल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बात यह था उस समय की कांग्रेस का ग्रास रूट में बहुत ज्यादा पकड़ था गुजरात में, तो कांग्रेस को गुजरात से हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहां पे अमित शाह जी फिर से अपनी चाणक्य नीति लगाते हैं और एक ऐसा आइडिया निकालते हैं जो कि पूरा गेम चेंज करने वाला था। देखिए, हर गांव में एक मुखिया रहता है जिसकी सारे गांव वाले बात सुनते हैं, ठीक है। अमित शाह जी का आइडिया ये था कि इस मुखिया के सेकंड नंबर वाले आदमी को, जो कि सेकंड सबसे प्रमुख आदमी होगा गांव का, उसको पकड़ लिया जाए और उसको भारतीय जनता पार्टी में ऐड कर लिया जाए। यही किया गया था गुजरात में और बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐड कर लिया गया था। एक नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, 8000 ऐसे लोग थे जिन्हें ऐड किया गया था भारतीय जनता पार्टी में, जो कि अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे। और अमित शाह जी जगह जगह जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इससे हुआ क्या? इससे दो चीज हुआ। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लोगों का दिल जीता, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने फिर गुजरात के इलेक्शंस भी जीत लिए। उसके बाद पार्टी में एक आपसी मतभेद शुरू हो गई। मोदी जी और उस समय के सीएम के बीच में वहां पे थोड़ी सी मतभेद होने लगी, तो पार्टी मोदी जी को दिल्ली भेज देती है। यही वो समय था जब गुजरात के बहुत बड़े बड़े नेता मोदी जी से बात करना बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वो गुजरात के अब बहुत महत्वपूर्ण सदस्य नहीं रहे थे और उनसे बात करके कोई दुश्मनी क्यों ही ले सीएम से। लेकिन इस समय भी अमित शाह जी ने अपनी दोस्ती दिखाई यहाँ पे, और वो मोदी जी के साथ जुड़े हुए थे। समय में थोड़ा आगे चलते हैं, 2001 की बात करते हैं। मोदी जी की वापसी होती है गुजरात में और अमित शाह जी पूरा प्लेइंग फील्ड साफ कर देते हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी की एक धमाकेदार एंट्री होती है गुजरात में और वो आगे जाके गुजरात के इलेक्शंस को भी जीत जाते हैं। उस इलेक्शन को भी जीतने का एक महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है अमित शाह जी को। आगे जाके अमित शाह जी होम मिनिस्टर बनते हैं गुजरात के, और एक समय पे उनके अंडर में 10 मिनिस्ट्रीज आया करते थे। ये तो बात होगी पास्ट की कि कैसे अमित शाह जी ने अपने आप को एक किंग मेकर, एक चाणक्य का उसी समय से किताब दे रखा था। लेकिन आगे अमित शाह जी कुछ ऐसा करते हैं कि वो प्रूफ कर देते हैं इस चीज को कि मैं किंग मेकर हूं, मैं चाणक्य हूं, और शायद मोदी जी को मेरे से अच्छा राइट हैंड या फिर बेस्ट मैन कोई नहीं मिलेगा। अपनी जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम 2013 में। 2014 के लोकसभा इलेक्शन सामने थे। एक साल पहले से ही अमित शाह जी ने पूरी की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हुआ करते थे और आखिरी 3 लोकसभा इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार मिली थी। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी अमित शाह जी को और अमित शाह जी ने हर पॉइंट में अपने आप को प्रूव किया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लाई थी अमित शाह जी ने उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बना दिया था भारतीय जनता पार्टी का, जहां पे नए नए कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स दिए गए थे लोगों को और वहां पे मैक्सिमम आरएसएस के लोग काम किया करते थे। अब इस कंट्रोल रूम को आगे जाके वॉर रूम बना दिया जाता है जब इलेक्शन पास आने लगता है। इस वॉर रूम में होता यह है कि लोग यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन कहाँ पे है रोड शोज, कैसे जुड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और इसी वॉर रूम के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2000 से भी ज्यादा लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो चली हो गई एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी। एक और चाल चली अमित शाह जी ने। बात है 2014 की। बीजेपी की एक मीटिंग चल रही थी जिसमें डिसाइड किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली में इलेक्शन कहां से लड़ेंगे। फेस बन गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनको एक जगह चुनना था जहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे लोकसभा का अपना। राजनाथ सिंह ने प्रपोज किया कि उनको पटना से चुनाव लड़ना चाहिए जो कि बिहार में है, जिसको सख्त अपोज करते हुए उसी समय अमित शाह जी ने बोल दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मोदी जी को। उन्हें एक्चुअली में यूपी के वाराणसी से लड़ना चाहिए। बहस होती है राजनाथ सिंह और अमित शाह के बीच में, लेकिन अमित शाह जी जाते जाते राजनाथ सिंह को बोल देते हैं जो मैंने बोला है आप जरा सोचिएगा उसके बारे में। मोदी जी आखिरी में डिसाइड करते हैं कि वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजों के वजह से अमित शाह जी ने मोदी जी के लिए वाराणसी को चुना था। पहला, ये एक हिंदुओं का हब है, और दूसरा, उन्हें पता था कि अगर वो यूपी की जनता को खुश कर देते हैं और यूपी की जनता का दिल जीत सकते हैं तो ना ही सिर्फ वो इस टर्म के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो फ्यूचर के बहुत सारे टर्म के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे नरेंद्र मोदी जी अगर वो यहाँ पे चुनाव जीत जाते हैं तो। और कुछ ऐसा ही करते हैं नरेंद्र मोदी जी। 2014 का इलेक्शन आता है और भारतीय जनता पार्टी सारी पार्टीज को पीछे छोड़ के सबसे अव्वल आती है और अपनी सरकार बनाती है 282 सीट्स के साथ।
और अमित शाह के इस डिसीजन मेकिंग के वजह से ही कुल मिला के 73 सीट्स यूपी से ही सिर्फ मिलती है भारतीय जनता पार्टी को। अमित शाह जी उसके बाद से एक बहुत ही अग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने लगे। जहां पे भी जिस स्टेट में इलेक्शन होते थे भारतीय जनता पार्टी के, सबसे आगे अमित शाह जी खड़े हो जाते थे। वहां पे जाके उस स्टेट की जिम्मेदारी किसी को भी दी गई हो, अमित शाह जी जाके उस स्टेट में प्रचार प्रसार किया करते थे और आज के दिन भी किया करते हैं। महबूबा मुफ्ती की एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जहां पे वो बोलती है कि कांग्रेस को शायद एक अमित शाह चाहिए, और मेरे हिसाब से सभी को जिंदगी में एक अमित शाह की जरूरत पड़ती ही है। सच्चाई तो यही है, मोदी जी आज मोदी जी नहीं होते अगर अमित शाह जी उनके पीछे नहीं खड़े होते तो। अमित शाह जी अपने इसी अग्रेसिव स्टाइल को लेकर बहुत सारे स्टेट्स में जा चुके हैं आज तक, और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग स्टेट्स में चुनाव जितवा चुके हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए थे। वहां पे अमित शाह जी और मोदी जी ने मिलकर 108 रैलीज की थी टोटल, जिसमें से 66 रैली सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी ने की थी, और ये 28 दिन के अंतराल में ही हुआ था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और इवन अनबिलीवेबल है। थोड़ी सी निजी बात बताना चाहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करता हूं और वहां पे अमित शाह जी आए थे। वहां पे बोला था उन्होंने विष्णुदेव साय जी को कुछ बड़ा बनाएंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन वहां पे वो बोले थे कि वो एक आदिवासी नेता ही चुनेंगे, एक आदिवासी सीएम ही चुनेंगे छत्तीसगढ़ के। और जब छत्तीसगढ़ में जीत होती है तो सब लोग चौंक जाते हैं जब मेरे ही गांव के विष्णुदेव साय जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं छत्तीसगढ़ के। अमित शाह जी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, और अमित शाह जी ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ हासिल करने में मदद भी की है। आज के दिन की राजनीति के वो एक बहुत ही बड़े फिगर हैं। आप रोज उन्हें किसी ना किसी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां वो जर्नलिस्ट के साथ सवाल जवाब करते हैं और जर्नलिस्ट के सारे सवालों के सटीक जवाब भी देते हैं। लोकसभा में जब भी आप देखेंगे वो ऑपोजिशन के सामने खड़े होते हैं और सारे पॉइंट्स को प्रूव करके दिखाते हैं कि उनकी पार्टी ने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें अपने पॉलिटिकल स्फीयर पे आज देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडर के बारे में और जानना है, या आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उनके बारे में पूरी की पूरी वीडियो बना देंगे आपके लिए। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को अभी तक। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।